हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर दीपक गोयल हूं। मैं एक पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। आई एम वर्किंग एज एडिशनल डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी इन फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव एंड फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा, और मेरा अपना क्लिनिक भी है साउथ दिल्ली ग्रेटर कैलाश 1 में। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका नाम है विल्सन्स डिजीज़। हमने इस टॉपिक को मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सबसे पहले कि क्या पैथोजेनेसिस यानी कि किस कारण से विल्सन डिजीज़ है, सेकंड क्या सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण है विल्सन्स के, थर्ड है कि हम कैसे पता चलाएं विल्सन डिजीज़, कैसे डायग्नोस करें, और फोर्थ है उसका ट्रीटमेंट। तो हम सबसे पहले वाले पार्ट को टच करते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस या इसके पीछे क्या कारण है। अब विल्सन्स एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है जो कि एक स्पेसिफिक जीन है हमारी बॉडी में, उसमें म्यूटेशन या उसकी गड़बड़ी से ये डिजीज़ होती है। नॉर्मली जो भी हम कॉपर अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं या डाइट में कॉपर कंज्यूम करते हैं, वो ढंग से इस बीमारी में मेटाबोलाइज नहीं होता और ढंग से एक्सक्रीट और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारी बॉडी में ओवरऑल कॉपर का एक्सेस लोड हो जाता है, यानी कि कॉपर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। वो मात्रा सबसे पहले तो लिवर में स्टोर होती है और कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक धीरे धीरे लिवर को वो ख़राब करती है, जिसके कारण लिवर की डिजीज़ होती है। और साथ में वो ब्रेन के अंदर भी कई बार एक्सेस कॉपर डिपॉजिट होता है और वो ब्रेन की डिजीज़ भी करता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, कि मतलब आपके इंटरनल ही बॉडी में एक जीन डिफेक्टिव है जिसके कारण आपकी बॉडी में एक्सेस कॉपर हो रहा है। कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अदर वायरल हेपेटाइटिस, वो बाहर से कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आता है उसकी वजह से गड़बड़ होती है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है लिवर, जो कि हमने अदर वीडियो में डिस्कस कर रखी है, उसमें आपकी इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। पर विल्सन्स डिजीज़ एक जेनेटिक डिजीज़ है जो कि प्राइमरीली एक जेनेटिक डिफेक्ट के कारण हो रही है। अब सेकेंड पार्ट हमारा टॉपिक है कि सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण होते हैं। तो विल्सन्स डिजीज़ इस मामले में एक अच्छी बात नहीं है, ये बहुत तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। काफ़ी बच्चे और काफ़ी एडल्ट्स हमारे पास आते हैं, वो उनमें ये जॉन्डिस करके प्रेजेंट करती है, जो कि आपको भूख ना लगना या वायरल हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। और साथ में आपने देखा कि आपकी आइज़ येलो हो रही हैं और आपका यूरिन येलो आ रहा है, और आपने देखा कि आपकी स्किन में भी येलोनेस यानी कि जॉन्डिस का सिम्टम करके प्रेजेंट करती है। और ये अगर आप इसको ढंग से टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये जॉन्डिस विल्सन्स डिजीज़ के कारण है या हेपेटाइटिस बी, सी या हेपेटाइटिस ए या किसी और वायरल हेपेटाइटिस के कारण है। इसीलिए आज हम ये वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पर्सन आपके पास जॉन्डिस का आए तो आपको विल्सन्स डिजीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आपको कुछ और बीमारियों का पता नहीं चल रहा और सारी कॉमन बीमारियां ए, बी, सी नेगेटिव हैं, तो शायद ये विल्सन्स डिजीज़ भी हो सकती है। अब जैसे ये तो एक्यूट हेपेटाइटिस टाइप की पिक्चर हो गई कि अचानक से आप ठीक थे और एकदम से आपको जॉन्डिस हुआ। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, बहुत हल्का फुल्का अंदर ही बेसिक लेवल पे लिवर अफेक्ट हो रहा है, लेकिन क्लिनिकली देखने में उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, बस हल्की सी थकान या भूख कम लगना या इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं। लेकिन कुछ साल तक ऐसा चलता रहता है और बाद में अचानक से फिर उनको सिरोसिस या फिर डीकॉम्पनसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज़ करके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें एकदम से जॉन्डिस अपीयर हो जाना, बहकी सी बात करना, एनकेफेलोपैथी के सिम्टम आना, ढंग से नींद ना आना, भूख कम लगना, वज़न गिरना या पेट में एसाइटिस होना यानी कि पेट में पानी भरना, पीडल एडिमा यानी कि पैरों में पानी भरना और पैरों में सूजन होना। कई पेशेंट्स इस तरह के सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ केसेस में फ्लक्चुएटिंग जॉन्डिस करके भी विल्सन्स डिजीज़ प्रेजेंट कर सकती है, कि कुछ टाइम पहले जॉन्डिस आया, फिर बीच में थोड़ा सा ठीक हो गया, फिर जॉन्डिस आया, फिर ठीक हो गया। इस तरह की 2 या 3 फेजेस में भी जॉन्डिस आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको जॉन्डिस हो तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, आप इसको बुखार की तरह मत लीजिए कि मुझे बुखार हुआ था और अब मेरा बुखार ठीक हो गया। कभी भी जॉन्डिस हुआ है आपको पास्ट में या आपके नियर डियर में आपने देखा है किसी को जॉन्डिस हुआ है,
तो अगर आप हमेशा कोशिश करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए और उसके पीछे का कारण पता चलाइए। अगर आपके कॉमन कारण नहीं आ रहे, पॉजिटिव हेपेटाइटिस ए या अदर हेपेटाइटिस बी सी वगैरह पॉजिटिव नहीं आ रहे और आपको जॉन्डिस हुआ था, तो क्या पता ये विल्सन डिजीज़ ही ना हो। तो इसलिए हमेशा कभी भी जॉन्डिस अगर आपको हो रहा है तो उसको सीरियसली लीजिए। अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि विल्सन्स में ब्रेन पे भी कॉपर का लोड एक्स्ट्रा होता है, तो बहुत बार कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चे और कुछ एडल्ट्स ब्रेन के सिम्टम्स यानी कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, रिजिडिटी होना, रिजिडिटी का मतलब हाथ पैरों में थोड़ी अकड़न होना, कुछ पेशेंट्स के अंदर हैंडराइटिंग चेंज होना, उनके बिहेवियर में बदलाव होना, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, इस तरह की बिहेवियरल चेंजेस भी दिख सकते हैं। किसी में गेट डिस्टर्बेंस यानी कि जब पेशेंट चल रहा है तो चलते वक्त उसकी चाल बदलना, लड़खड़ाना, इस तरह के सिम्टम्स भी विल्सन्स में हो सकते हैं। तो कभी भी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो तो ध्यान रखिए, क्या पता उसका ओरिजिन लिवर से ना हो। अब जो हमारा थर्ड पोर्शन है वो है डायग्नोसिस। तो विल्सन्स को कैसे डायग्नोस करें। अब वैसे तो ये एक डॉक्टर के लेवल का काम है, पर मैं इस वीडियो के माध्यम से शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि 3-4 हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट हैं जिससे हम विल्सन्स डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें पहला ब्लड टेस्ट है जो कि सीरम सिरुलोप्लाज्मिन होता है, बहुत ईजीली अवेलेबल है लैब्स में, उसके माध्यम से भी हमें पता चल जाता है। सेकंड आई एग्जामिनेशन है। आईज़ के अंदर जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है वो एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के द्वारा केएफ रिंग होता है, केसर फ्लिशर रिंग होती है, एक स्पेसिफिक टाइप की रिंग जो कि वो स्लिट लैंप में देख सकता है। इसके अलावा कैटरेक्ट या कुछ और आई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। थर्ड जो टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो 24 आवर्स यूरिन कॉपर है। उसमें हम पेशेंट को 24 आवर्स के लिए यूरिन कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं और फिर हम उसमें कॉपर का एस्टिमेशन करते हैं और उसके माध्यम से भी हम विल्सन्स को डायग्नोस करते हैं। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट है वो है लिवर बायोप्सी। कभी भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का है या हम उसमें विल्सन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लिवर बायोप्सी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो कि विल्सन्स के अलावा और बीमारियों को भी रूल आउट करने में बहुत मदद करती है। और पांचवा और आखिरी है जेनेटिक टेस्ट। तो पहले तो जेनेटिक टेस्ट बहुत कॉस्टली हुआ करते थे इंडिया में, लेकिन अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से जेनेटिक टेस्ट की कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है और अफोर्डेबल हो गया है। तो जेनेटिक टेस्ट एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो कि 100% आपको ये बता सकता है कि जो विल्सन्स जो कि एक जेनेटिक बीमारी है तो उसका जीन डिफेक्टिव है या नहीं आपकी बॉडी में, और ऑलमोस्ट 99.9% ये आपको कंफर्म कर देगा। तो इन टेस्ट को अकेले या कंबाइन करके हम विल्सन्स डिजीज़ को कंफर्म कर सकते हैं और उसे डायग्नोस कर सकते हैं। अब जो लास्ट हमारा और इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रीटमेंट। तो हम इस वीडियो को क्यों बना रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम वो इसलिए कर रहे हैं कि विल्सन्स डिजीज़ एक कॉमन बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है। अगर हम इसको ढंग से ट्रीट नहीं करें तो ये धीरे धीरे आपके लिवर को ख़राब कर देती है और लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंचा देती है। काफ़ी बार हमारे पास ऐसे बच्चे और एडल्ट आते हैं जिनको ढंग से डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं किया विल्सन, जो कि किया जा सकता था। उनको पास्ट में जॉन्डिस हुआ लेकिन सबने इग्नोर कर दिया, वो जॉन्डिस ठीक हो गया लेकिन वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे लिवर को ख़राब करता रहा और अब वो लिवर ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। तो इस विल्सन डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। हमारे पास 3 या 4 बहुत अच्छी मेडिसिन आती हैं जो कि हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया था कि विल्सन डिजीज़ में एक्स्ट्रा कॉपर लोड हो जाता है आपकी बॉडी में, तो हमारे पास कॉपर चिलेटिंग एजेंट्स आते हैं जो कि पेनिसिलामीन, ट्रायंटीन के नाम से है। तो ये ड्रग्स काफ़ी आराम से अफोर्डेबल भी हैं और इंडिया में बहुत फ्रीली मिलती हैं। अगर हम राइट टाइम पे विल्सन्स को पकड़ लें और ज़्यादा लिवर डैमेज नहीं हुआ और ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ और राइट टाइम पे हम ये ड्रग्स चला दें तो बहुत ही अच्छा रिवर्सल हो जाता है और आपकी लाइफ आगे नियर नॉर्मल हो जाती है या नॉर्मल भी होती है। तीसरी ड्रग है जिंक, जो कि जब हम खाते हैं तो जो हमारी फूड में एक्स्ट्रा कॉपर होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती और इनडायरेक्टली ये कॉपर लोड को कम करती है। और इसके अलावा भी 1-2 मेडिसिन आती हैं जो कि ओवरऑल विल्सन्स में बहुत बेनिफिट करती हैं। प्लस इसके अलावा सपोर्टिव मेडिसिन आती हैं जो कि जॉन्डिस के लिए, या आपको अगर पानी भर गया है आप पेट में या पैरों में तो उसके लिए भी आप डायूरेटिक्स और अलग मेडिसिन हैं। तो ओवरऑल अच्छा मेडिकल मैनेजमेंट है और राइट टाइम पे अगर ये डिजीज़ डायग्नोस हो जाए तो हम पेशेंट को सैल्वेज कर सकते हैं, बचा सकते हैं और नियर नॉर्मल यानी कि नॉर्मल लाइफ
प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी जो कि विल्सन के बारे में थी आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करूंगा और आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू।